हाय, दिस इज़ पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। आज अब अगर बैंक्स में जाते हो, आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक आपको इंश्योरेंस देगा। आपको आज रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा एक्यूमुलेट करना है तो उनके पास रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान्स ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप आज चाइल्ड एजुकेशन के लिए अपना पैसा, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो वो आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान्स पिच करेंगे। अगर आपको आज एफडी करनी है तो एफडी के लिए भी उनके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो भी वो आपको इंश्योरेंस प्लान देंगे। अगर आपको आज गोल्ड खरीदना है या बैंक में लॉकर लेना है तो भी आपको इंश्योरेंस के लिए पिच किया जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल गोल होगा आपका, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपको इंश्योरेंस पिच किया जाएगा अगर आप एक बार बैंक में विजिट करते हो। मैं देखो यहाँ पे बैंक को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, और इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव इसलिए ही है क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे मेल्स आते हैं यूजर्स के। उनमें से मैं देखता हूँ किसी ना किसी तरीके से उनसे पॉलिसी को, इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी ना किसी तरीके से मिस सेल की गई है। तो आज इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि अगर आपके साथ भी सर मिस सेल की गई है, पॉलिसी को गलत तरीके से बेचा गया है, आपको बताया कुछ और है और बेचा कुछ और गया है, या कुछ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिया गया है, तो आप इस माया जाल से, इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलोगे, या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इस वीडियो को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं आपको एक नॉर्मल फॉर्मल प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करेंगे हम उसको एक, अगर इस अप्रोच को, इस कंप्लेंट को आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में लेके जाना है तो उसके लिए आप के लिए क्या क्या एग्जीक्यूशन करोगे या क्या क्या स्टेप्स अवेलेबल है। तो देखो यार, आज इंश्योरेंस में सेलिंग की बात करो तो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। रिसेंटली एक मैंने ट्वीट देखा था मिस्टर मनोज तिवारी जी का। मिस्टर मनोज तिवारी एक फेमस क्रिकेटर है, आप स्क्रीन पर देख भी रहा होगा। एक इंश्योरेंस कंपनी ने इनको भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बता के इंश्योरेंस बेच दिया, और अब उसके लिए उन्होंने ट्वीट किया। तो हालांकि वो एक काफ़ी बड़ा नाम है और सोशल प्रेजेंस है, तो ओबियसली इंश्योरेंस कंपनी उनका तो मामला सुलटा लेगी, जो भी है उनका तो मामला निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों का क्या। देखो, मैं एक रिसेंट स्टडी आपको बताना चाहता हूँ, नॉट रिसेंट तो नहीं है, 2014 में ये स्टडी की गई थी। 2005 से लेकर 2012 तक ये देखा गया था कि जितने भी मिस सेलिंग होती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बैंक्स में, उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसमें उससे इन्वेस्टर्स को कितना लॉस हुआ। तो रेणुका साहनी और मिस मोनिका हलान ने इस स्टडी को किया था। काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट है ये दोनों, एडिटर्स है। तो इस रिसर्च में ये पाया गया था, स्टडी में ये पाया गया था, तो ये जो टोटल अमाउंट था 2005 से लेकर 2012 तक, 2005 से लेकर 2012 तक जो पॉलिसी मिस सेल की गई थी, जिसका एक इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था, वो अमाउंट था लगभग 28 बिलियन US डॉलर। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ नियर अबाउट 1,96,000 करोड़। तो ये ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद मिस सेलिंग रुक गई है, या बैंक में आप अब जाते हो तो आपको इंश्योरेंस पिच नहीं किया जाता। ये सिलसिला अभी भी चालू है, और इसमें से काफ़ी जो अननोन लोग हैं, जिनको फाइनेंस के बारे में नहीं मालूम, हम में से काफ़ी लोग गलतियां कर बैठते हैं और वो इंश्योरेंस प्लान खरीद ले जो हो सकता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल से अलाइन ना हो, या हमें गलत बता के, एफडी का सब्सटीट्यूट बता के, या 5 साल में पार्सल विड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से बातें बता के पॉलिसी मिस सेल की जाती है। तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो सर, सबसे पहले जो फॉर्मल प्रोसीजर बताऊँगा, सबसे पहले जो इंस्टेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है फ्री लुक इन पीरियड का। सर, अगर आपके पास आज पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आया है आपके हाथ में, उस पॉलिसी की डॉक्यूमेंट में देखते हो जो इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन पे जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशन आपके मुताबिक नहीं है, या जो आपको बताई गई थी वो नहीं है। वो इलस्ट्रेशन हालांकि इंश्योरेंस एडवाइज़र, बैंक्स आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे, कई केसेस में तो उस पर साइन भी नहीं कराए जाते। तो अगर इलस्ट्रेशन देखने के बाद या किसी नॉन से जानने के बाद आपको मालूम चलता है कि यार ये पॉलिसी तो मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही नहीं है, इससे तो मेरे को फ़ायदा नहीं है, तो आपके पास फ्री लुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है इमीडिएट बेसिस पे। जिस दिन आपके पास पॉलिसी मिलती है उस दिन से नेक्स्ट विदिन 15 डेज। फ्री लुकिंग क्या होता है? फ्री लुकिंग आपका ग्रेस पीरियड होता है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि सर आपके पास 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, इस 15 दिन में आप अपने, अगर आपको ये प्लान समझ में नहीं आता, ये प्लान आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन नहीं हो रहा, या आपकी समझ के हिसाब से नहीं है, तो आप अपने पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो और सारा का सारा अमाउंट जो भी है वो रिफंड हो जाएगा। इस केस में आपको करना क्या है?
इस केस में सर वो जो पॉलिसी का बॉन्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना होता है फ्री लुकअप कैंसिलेशन फॉर्म फिल करने के लिए, का फॉर्म फिल करके साथ में सबमिट करना होता है। अब इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, हम में से 90% लोग इसमें गलती ये करते हैं, ये समझते हैं कि अगर ये इंश्योरेंस हमने बैंक से लिया है तो ये डॉक्यूमेंट हमें बैंक में जाके सबमिट करना है, यही हम गलती करते हैं। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बैंक का कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है। आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। बैंक कभी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खुद के नहीं होते, बैंक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सेल करता है। बैंक या तो अपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सेल करता है या अपनी सब्सिडरी के इंश्योरेंस प्लान सेल करता है, इंश्योरेंस प्लान सेल करता है। ऑल दीज आर द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान्स, ऑल दीज आर द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्टी मतलब HDFC बैंक, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे HDFC बैंक को यहाँ पे डीमीन नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। तो मान लीजिए अगर आपने HDFC बैंक में विजिट करा और HDFC बैंक के किसी रिलेशनशिप मैनेजर ने आपको HDFC लाइफ का इंश्योरेंस प्लान दिया, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक अलग एंटिटी है, HDFC बैंक एक अलग एंटिटी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कोई ऑपरेशनल वर्क नहीं होता HDFC बैंक में। आप एक बार बैंक में जब जाते हो तो वो सिर्फ आपको भला फुसला के कुछ नई बातें बना के आपको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी ये पॉलिसी फ्री लुकअप में ना डालो। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने पॉलिसी लिया और वो पॉलिसी आपके मुताबिक नहीं है तो आपको सिर्फ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाना चाहिए, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। विदिन 4 और 5 डेज वो पैसा आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऑप्शन है। अगर आपने आज ही पॉलिसी के डॉक्यूमेंट मिले, आपको 15 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है। मान लीजिए आपने कुछ पॉलिसी ली थी आज से 3, 4 साल, 5 साल पहले, और आपको ये बता के बेचा गया या आपको ये बता के बोला गया कि सर इस पॉलिसी से तो आप 3 साल के बाद पार्सल विड्रॉ भी कर सकते हो या विड्रॉ भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे ये इंस्टेंसेस देखे हैं। मैं सारे इंस्टेंसेस आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मेरे खुद के 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 4 साल अपने बैंकिंग में दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब इस सारे फ्री लुक इन पीरियड में आपको ये बैंक में सबमिट इंश्योरेंस ऑफिस में सबमिट करना होता है। मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी का पीरियड हो गया 4 साल, 5 साल, और 4-5 साल के बाद आपको मालूम चल रहा है कि यार जो मैंने प्लान लिया था ये तो मेरे फाइनेंशियल गोल से मैच नहीं होता, या मुझे गलत बताया गया, या मुझे झूठ बोला गया, या मुझे फिक्स डिपॉजिट बताई गई, टैक्स सेविंग FD करने गया था और मुझे ये 5 ईयर्स का टैक्स सेविंग FD बता के मेरे को इंश्योरेंस प्लान सेल कर दिया गया। किसी भी तरीके से कोई एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है और आपको 3 साल के बाद मालूम चल रहा है, तो इस केस में आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है पॉलिसी पेड अप का। आज की हमारी अनफॉर्चुनेट चीज़ है हम लोगों के लिए कि आज इंश्योरेंस कंपनी प्लान कैसे सेल करना है, प्लान के बेनिफिट्स, एडवांटेज, इसके लिए तो बहुत सारे कैंपेन्स देखोगे आप, बहुत जगह ब्लॉग्स पे, यूट्यूब वीडियोस पे ऐड चलेंगे, बहुत सारे कैंपेन्स देखोगे, पॉलिसी के बेनिफिट भी बताए जाएंगे। लेकिन कोई अगर, जैसा एक मैंने नंबर बताया 1,96,000 करोड़, सिर्फ ये तो मैं 2014 तक का बता रहा हूँ आपको, 2012 तक का, 7 साल का, उसके बाद तो ऑब्वियसली पॉलिसी तो मिस सेल अभी तक होती जा रही है। लेकिन जो इतना बड़ा फिगर है, यानी इतनी ज़्यादा जो मिस सेलिंग हो रही है, उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा। उसके लिए लोगों के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, या कैसे अपनी कंप्लेंट्स को आगे पहुंचा सकते हैं, इसको कैसे रिड्रेसल सेल तक, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन तक पहुंचाया जा सकता है कंप्लेंट्स को, क्या आगे के क्या स्टेप्स है, वो सारी चीज़ों के लिए ना कोई कैंपेन चलता है, ना इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इतनी वाइडली अवेलेबल है, ना इस पर कोई पर्टिकुलरली आपने देखोगे कि यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए मेरा मोटिव था कि आज इन वीडियोस को बनाना। तो सर दूसरा जो ऑप्शन है वो है पॉलिसी पेड अप, जो मुझे सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगता है अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो। मान लीजिए सर 4 साल के बाद आपको मालूम चल रहा है, 3 साल के बाद मान लीजिए आपको मालूम चल रहा है, तो आपके पास पॉलिसी पेड अप का ऑप्शन अवेलेबल है। पॉलिसी पेड अप है क्या सर? पॉलिसी पेड अप में आपको जो बेनिफिट, पॉलिसी पेड अप का मतलब है रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड। अगर एक सिंपल सी भाषा में समझाना पड़े, मैं इसको एक उदाहरण पर समझाना चाहता हूँ कि पॉलिसी पेड अप का कैलकुलेशन होता क्या है। पॉलिसी पेड अप में सपोज करिए, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक इंश्योरेंस प्लान लिया जिसका सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। अब एक बात याद रखिए कि जितना भी सम एश्योर्ड होता है, प्रीमियम के बेसिस पे सम एश्योर्ड होता है। मान लीजिए 10,000 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो, तो मान लीजिए उस पर 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हुआ। जितने भी बोनसेस डिक्लेयर्ड होते हैं, मनी बैक पॉलिसीज, इंडोमेंट पॉलिसीज में आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बोनसेस ही होते हैं। बोनसेस को मिला के ही आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है।
तो जितने भी बोनसेस इशूड होते हैं वो आपके सम एश्योर्ड के बेसिस पर होते हैं। 1000 रुपीज़ के सम एश्योर्ड पे 45 रुपीज़ का बोनस हर साल, इस तरीके से ये बोनसेस डिक्लेयर्ड होते हैं। तो जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड होगा उतना ज़्यादा बोनस होगा, सम एश्योर्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा, जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना ज़्यादा कमीशन होगा, आप अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो सर सम एश्योर्ड के बेसिस पे होते हैं बोनस। तो पॉलिसी पेड अप के केस में आपका यही सम एश्योर्ड रिड्यूस्ड हो जाता है प्रोपोर्शनेटली। उदाहरण, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम पेमेंट टर्म था 10 साल और पॉलिसी का टर्म था 20 साल। 3 साल के बाद मालूम चल रहा है कि यार जो मैंने पॉलिसी ली थी तो वो गलत पॉलिसी थी, इस पॉलिसी से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, तो पॉलिसी मुझे झूठ बोला गया। तो सर इस केस में अगर आप आगे के प्रीमियम पे नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% इंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज होती है, मैं यूलिप की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडोमेंट पॉलिसीज होती है, उसमें 3 साल का पॉलिसी पेडअप का पीरियड होता है। 3 साल के बाद वो पॉलिसी पेडअप में चली जाती है। तो पॉलिसी पेडअप में अब कैलकुलेशन क्या होगी? सर आपने मान लीजिए 3 साल प्रीमियम पे कर दिया, 3 साल मिनिमम पे कर देते हो तो पॉलिसी पेडअप में चली जाती है। तो 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म्स कितना था? 10। 3 डिवाइडेड बाय 10 पहले मल्टीप्लाई सम एश्योर्ड कितना था इनिशियल? 1 लाख। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 30,000। आप इसे आगे का कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 30,000। यानी अब आपका जो न्यू सम एश्योर्ड होगा वो 30,000 होगा। इस पेड अप वैल्यू का जो सम एश्योर्ड होगा 30,000 होगा। लेकिन जो ये 3 साल के जो एक्रूड बोनसेस होंगे, क्योंकि बोनसेस हर साल डिक्लेयर होते हैं, जितने भी डिक्लेयर्ड हुए हैं वो सारे बोनसेस भी आपके इसी पेड अप वैल्यू में ऐड होंगे आपके टोटल पेड अप वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए। यानी मान लीजिए 15,000 रुपए के बोनसेस डिक्लेयर्ड हुए इन 3 साल में, तो 30,000 प्लस 15,000 यानी 45,000 रुपीज़ का आपका टोटल पेड अप वैल्यू है। अब ये पेड अप वैल्यू मिलेगा कैसे? सर ये पेड अप वैल्यू या तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा या इन केस इफ समथिंग हैपन्स टू यू एनी अनडिमाइज तो आपके नॉमिनी को मिलेगा। इस पे जो भी फर्दर बोनसेस होंगे वो नहीं मिलेंगे। लेकिन काफ़ी लोग लगता है कि हमें तो नुकसान हो जाएगा, हालांकि एक अलग इसका कैलकुलेशन है, कभी किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि इस पे बेनिफिट है आपको। और मैं आपको जस्ट छोटा सा ब्रीफ में दे देता हूँ कि दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी पेड अप में जाती है तो आप इसको एक तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 3 साल के बाद पॉलिसी पेड अप में चले गई, 45,000 रुपीज़ का आपका पेड अप वैल्यू है जो आपको 20 ईयर्स मैच्योरिटी पे मिलेगा या इफ समथिंग हैपन्स टू यू तो आपके नॉमिनी को मिलेगा। और मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का समय छोड़ ले रहा हूँ तो प्रीमियम भी बहुत कम होगा। तो सर स्टिल यू वुड बी इन अ प्रॉफिट। कैसे? जो जितना भी आपने प्रीमियम दिया होगा उससे ज़्यादा ही अमाउंट आपको मिलने वाला है अगर बोनसेस को भी ऐड किया जाए। और दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो कि बाकी जो रिमेनिंग 7 साल आप पॉलिसी कंटिन्यू करते, इन केस अगर अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करते, अगर आप उस अमाउंट को सिर्फ एफडी में भी डालोगे ना, 6% एफडी। लोग, मुझे यहाँ पे मालूम है कि मुझे बहुत इंश्योरेंस में यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अब कमेंट करने लगेंगे जो इंश्योरेंस के चहीते हैं, इंश्योरेंस के एक्सपर्ट है, और हो सकता है मुझे कुछ उल्टा सीधा भी बोले, लेकिन 6% भी मैं मान रहा हूँ कि 6% भी अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 20 ईयर्स, स्टिल आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के बाद जो आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उससे ज़्यादा ही मिलेगा एफडी के केस में। तो एफडी के केस में हमेशा आपके साथ फायदा होगा अगर आप पेड अप में जाने के बाद अपने उस प्रीमियम के अमाउंट को हर साल एफडी में भी डालते हो। मैं तो फिर भी आपको कंजर्वेटिव अप्रोच बता रहा हूँ। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे अमाउंट को, एसआईपी भी करोगे, म्यूचुअल फंड में भी डालोगे, कहीं भी डालोगे, इवन आप पीपीएफ में भी डालोगे, तो भी स्टिल यू वुड बी इन अ प्रॉफिट। आप ज़्यादा पैसा ही कमाने वाले हो अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने की जगह। मैं फिर भी आपको कंजर्वेटिव अप्रोच बता रहा हूँ। मैं मान लो कि एफडी में भी रखते हो तो भी स्टिल यू वुड बी इन अ प्रॉफिट। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है पॉलिसी पेड अप करना एक बेटर ऑप्शन है अगर आपके साथ ये पॉलिसी आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन नहीं हो रही। आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन नहीं हो रहे, हालांकि मैं इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता कि पॉलिसी में तो बहुत बेनिफिट है, 8% रिटर्न्स मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आई डोंट नो क्या किस बेसिस पे बोलते हैं, बट बोलते हैं काफ़ी लोग कमेंट्स में आके, खासतौर से इंश्योरेंस पे जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो सर पॉलिसी पेड अप एक बेटर ऑप्शन है अगर आपको लग रहा है कि आप जिस पॉलिसी के साथ में हो वहाँ फंस चुके हो, आपको ये पॉलिसी मिस सेल की गई है, गलत तरीके से बेची गई है। तो 3 साल का अगर आपका टाइम हो जाता है, 3 साल के बाद अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते हो, हालांकि इंश्योरेंस कंपनी आपको फोर्स करेगी कि आप पे करो, रिवाइव करो अपनी पॉलिसी को, लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसी को पेड अप में छोड़ देते हो स्टिल, और बाकी जो भी प्रीमियम से उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हो कहीं दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जैसा करना चाहिए,
और इस पॉलिसी पेड अप में भी आपको स्टिल यू विल बी इन प्रॉफिट, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने से बेटर कोई, इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते उससे लाख गुना बेटर होगा आप किसी दूसरे प्लान्स में उस पैसे को यूटिलाइज करो। तो पॉलिसी पेड अप एक बेटर ऑप्शन है। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस चुके हो तो पॉलिसी पेड अप एक बेटर ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिसी पेड अप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ो। काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएंगी। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा वाइडली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बताई नहीं जाती है और मिलेंगी ही नहीं डिटेल्स, और ना आपको इसको इंश्योरेंस कंपनियाँ पे प्रमोट करती है। तो ये पेड अप का ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आता है कि सर मान लीजिए आपको पॉलिसी मिस सेल की गई है, फ्रॉड किया गया है, गलत तरीके से बेची गई है, झूठ बेचा गया, और आप इस चीज़ को, इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को आगे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में ले जाना चाहते हो ताकि आपका पैसा वापस आ सके, पूरा का पूरा रिफंड हो सके। उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े 20 ईयर्स। तो इसके लिए आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उससे जाके आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। 80% सिनेरियोस में एक सक्सेसफुल हो जाता है। मैं ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ के आपको बताया, ये मैंने खुद ने एग्जीक्यूट किया है अपने फैमिली में, अपने नॉन में। इवन मैं आई एम मैरिड, तो मेरी खुद की वाइफ का एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान था जहाँ मैंने ये पूरा प्रोसेस करके अपना पैसा वापस लिया है। मैं इस चीज़ की कोई गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ 80% शेयरों में लोगों का पैसा वापस आ जाता है अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, यानी सच में आपको गलत तरीके से पॉलिसी बता के बेची गई है, मिस सेल की गई है, झूठ बोला गया है, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में अप्रोच करके अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से वापस क्लेम कर सकते हो, ले सकते हो। ये स्टेप मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि आपके समझ में भी ना आए, तो इस पूरे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए इवन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब इसी कॉन्सेप्ट की हम दूसरी वीडियो लाएंगे, और बहुत जल्दी वो नेक्स्ट वीक हम इसी कॉन्सेप्ट की दूसरी वीडियो लाएंगे। तो मैं आपको तब उसमें ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या मेल्स लिखने हैं और कहाँ कहाँ मेल्स डालने हैं, वो पूरा स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा उस वीडियो में। उस वीडियो को देखने के लिए मैं चाहता हूँ कि यार दोस्तों आप इस अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पे ही आपको मालूम चलेगा मेरी वीडियो कब आई है। तो अगर आप नए यूज़र हो और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ध्यान रखना है, अगर इंस्टेंटली पॉलिसी ली है अभी रिसेंटली और आपको मालूम चल रहा है, तो विद इन 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसको फ्री लुक इन पीरियड बोलते हैं। मान लीजिए इन केस आपके पास वो पीरियड निकल चुका है, 3 साल का प्रीमियम आप पे कर चुके हो, तो 3 साल के प्रीमियम के पास 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद आपके पास पॉलिसी पेड अप का ऑप्शन है। वो पॉलिसी पेड अप ऑप्शन में आपको नुकसान नहीं होता। पॉलिसी पेड अप में भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, जिससे आप बाकी जो भी रिमेनिंग प्रीमियम अमाउंट होता है उसे आप कहीं दूसरे पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल्स के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसा लगा के इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शंस है। बाकी इसके अलावा और भी ऑप्शन सुनोगे आप, पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले लीजिए, जो मुझे वाइबल नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज उसमें फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा होता है। और आपको बोलेंगे पॉलिसी सरेंडर कर लो, पॉलिसी सरेंडर में सर फर्स्ट ईयर का प्रीमियम माइनस हो जाता है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है, जितने भी प्रीमियम पे करिए उसका 30% आपको मिलता है, तो अल्टीमेटली आपको लॉस होता है, तो उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस बताए, फ्री लुक इन पीरियड और पॉलिसी पेड अप। तो खैर आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है और मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों की हेल्प करूँ जो इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हैं, और इसलिए इस वीडियो को हम बहुत इंगेजिंग बनाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और जो भी सिनेरियोस है आपके पास, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। वो सारे के सारे सवाल मैं कवर करूँगा अपनी, जब इसी वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना रहे, मैं सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा कि क्या इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, वो सारा डिटेल बाय डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, और अगर आपको पॉलिसी मिस सेल की गई है, झूठ बोल के बेचा गया है, या आपको फ्रॉड करके बेचा गया है, तो मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और मतलब नेक्स्ट वीक हम इसकी सेकंड वीडियो लेके आएंगे, तब मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो कि इसका फ़ायदा हो सके, उनको भी मिल सके, कोई ना कोई आपके नॉन में किसी को मिल सके। तो फिर आने वाली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।